हेलो गाइस एंड जरा एक बार ये सुनिए। वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की मेरे आदमी आके तेरी माँ लेके चले जाएंगे। भाई उस दिन भाई से बात हुई थी, सेम चीज बोला होगा। अच्छा, अब अगर आप इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो तो इसके अंदर एक वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा जो कि है भाई उस दिन भाई से बात हुई थी। अब ये भाई कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे और आपको बता दें कि अभी तो इस रिकॉर्डिंग में बहुत से राज खुले हैं और सिर्फ संजय दत्त ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि बड़े बड़े माफिया और गुंडों के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे ये बड़े बड़े माफिया बॉलीवुड को एक समय पे कंट्रोल करते थे और कैसे वो इन फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते थे। इसी के साथ हम उन कुछ बॉलीवुड के बड़े नामों का भी जिक्र करेंगे जिन्हें इन बॉलीवुड माफियाज की बात न मानने पे बड़ी बड़ी धमकियां और कुछ को तो मौत का भी सामना करना पड़ा। और आखिर कौन है वो बॉलीवुड एक्टर्स जो इन माफियाज के लिए काम कर चुके हैं और उनका सीधा कनेक्शन इन माफियाज से है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसे एंड तक जरूर देखना जिसका टॉपिक है हाउ बॉलीवुड कंट्रोल्ड बाय माफिया। अब अगर बात करें कि आखिर ये सब शुरू कब से हुआ, I mean बॉलीवुड में ये माफिया की एंट्री आखिर कैसे हुई। अब इन सब की शुरुआत हुई थी अर्ली 80s में, जहां उस समय बॉलीवुड अपने पीक पे भी था और काफी ज्यादा सैचुरेटेड भी हो चुका था, जहां इस इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड आर्टिस्ट आ चुके थे। जहां इसमें बहुत से डायरेक्टर्स तो इंडिपेंडेंट थे जिनकी अच्छी जान पहचान होने के कारण उन्हें प्रोड्यूसर्स भी मिल जाते थे और कभी कभी प्रोड्यूसर्स न मिलने पे चूंकि वो इंडिपेंडेंट थे वो खुद भी अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस कर लिया करते थे। पर वही कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी थे जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो एक पूरी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर सके, जिसके कारण फिल्म में पैसा लगाने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता था। पर वो लोन ये बैंक से नहीं ले सकते थे क्योंकि उस समय के आरबीआई के रूल्स के मुताबिक बैंक्स इन फिल्म को लोन नहीं दे सकती थी क्योंकि उनके मुताबिक ये काफी रिस्की इंडस्ट्री थी, जिसके कारण इन प्रोड्यूसर्स को प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेना पड़ता था। पर इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, ये जो प्राइवेट फाइनेंसर थे ये काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। पर आगे चलकर जब इन फिल्मों में भी अच्छे अच्छे एक्टर्स आने लगे तो इन फाइनेंसर्स ने प्रोड्यूसर्स को बजट का 50% देना शुरू कर दिया। पर यह भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था। पर तभी इन प्रोड्यूसर्स को एक नई सोर्स मिल जाती है पैसों की, जो कि थी अंडरवर्ल्ड। अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि उस समय बॉम्बे में एक गैंगस्टर रहता था जिसका नाम था हाजी मस्तान, जो कि फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था, जिसकी एक बहुत बड़ी डिजायर थी कि वो एक्ट्रेसेस से मिले और अपनी इसी डिजायर को पूरा करने के लिए वो इन फिल्मों में इन्वेस्ट करने लगा। और ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि आगे चल के बॉलीवुड में इन गैंगस्टर्स एंड माफियाज की इन्वॉल्वमेंट इतनी इंक्रीज हो गई कि ये लोग लिटरली एक टाइम पे बॉलीवुड को कंट्रोल करने लग गए थे और साथ ही इनके साथ कई बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम भी जुड़ने लगे। तो इसी के साथ अब बात करते हैं उन कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जिनके नाम इन अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ जुड़े हैं। अब इस लिस्ट में पहला नाम आता है सलमान भाई का जी। हाँ दोस्तों, सलमान भाई और काले हिरण का रिलेशन तो हम सब जानते हैं, बट क्या आपको पता है कि उन हिरण के मैटर में जो दो हथियारों का यूज हुआ था, एक राइफल एंड एक पिस्टल, इसके बारे में कई लोगों का ये मानना है कि इन हथियारों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है, क्योंकि जब ये हथियार सलमान भाई के घर से बरामद हुए तो उन्होंने कहा कि ये उनके सेल्फ डिफेंस के लिए था। और जब इसके ऊपर जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि इन हथियारों का लाइसेंस बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है। और इसके बाद सलमान भाई पे बहुत से सवाल उठे कि क्या सच में इन हथियारों का लाइसेंस एक्सपायर हुआ था या इन सब का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। अब इन हथियारों का कनेक्शन सच में अंडरवर्ल्ड से है या नहीं, ये तो बस एक ही आदमी जानता है और वो है खुद सलमान भाई। इसी के साथ इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो और किसी का नहीं बल्कि हमारे संजू दादा का है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि संजय दादा ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में बिताया है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बस संजय दादा ही जेल गए, जबकि 90s के दशक में तो बहुत से एक्टर्स का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जानना होगा। माना जाता है कि उस समय हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ था, इसीलिए पुलिस हर उस आदमी को गिरफ्तार कर रही थी जो किसी न किसी तरह दाऊद या उसके आदमियों से उस दौरान कांटेक्ट में था। और कहा जाता है कि अब्बू सलेम और रियाज सिद्दीकी, जो कि दाऊद के बहुत खास आदमी थे, उनको संजय दादा ने हथियार सप्लाई करने में मदद की थी
और इसी के चलते संजू को जेल की हवा कहानी पड़ी। हालांकि अगर संजू की माने तो उनका अभी भी यही कहना है कि उनका दाऊद या उसके आदमियों से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं में नहीं हूँ। पर ये बात पूरी तरह झूठ है, क्योंकि संजू ने एक बार छोटा शकील, जो कि दाऊद का ही एक आदमी है, उसको एक फोन कॉल के दौरान सुपारी दी थी। आप खुद सुनिए। तो मंगी के सिवा मैंने किसी से बात ही नहीं की। जी जी, वो बेचारा पूरा ही पूरा जो करने का किया। बहुत बड़ा भाई वो ना। हाँ, अरे वो तो अभी निकल भी नहीं रहा है। इस फोन कॉल में संजू और किसी के बारे में नहीं, बल्कि करिश्मा कपूर को परेशान करने वाले किसी गैंगस्टर को संजू गालियां दे रहे हैं। तो अब इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो कोई एक्टर नहीं, बल्कि एक बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है मुकेश भट्ट। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मुकेश भट्ट का दाऊद और उसके लोगों से कनेक्शन है, पर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या बॉलीवुड दाऊद से पैसे लेता है तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। एक झूठ को आप 10 मरतबा बोलेंगे तो आपको लगता है कि ये सच है, लेकिन ऐसा शायद उनके बेटे पे लागू नहीं होता, क्योंकि मुंबई में जब 26/11 के अटैक हुए थे तो कहा जाता है कि उस अटैक का मास्टरमाइंड जो कि था डेविड हेडली, उसका बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि राहुल भट्ट थे, जो कि मुकेश भट्ट के बेटे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि डेविड और राहुल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि 26/11 के अटैक के दौरान डेविड ने राहुल को साउथ मुंबई आने से मना किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि डेविड तो ये भी प्लान कर रहा था कि राहुल आगे चल के ISI का एजेंट बन जाए। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी फैन ने किसी एक्टर को अपने पास चाय पीने के लिए बुलाया हो और वो एक्टर बिना कोई सवाल किए चला भी गया हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था ऋषि कपूर के साथ, जब उन्हें दाऊद का फोन कॉल आया था जिसमें उसने ऋषि कपूर को बस एक चाय पीने के लिए दुबई बुला लिया था। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे? और इतना ही नहीं, दाऊद ने ऋषि कपूर को ये भी कहा कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। अब अगर वैसे देखने जाए तो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बहुत से कनेक्शन सामने आएंगे और ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, पर हम आपको कुछ मशहूर नाम जरूर बता सकते हैं, जैसे कि एक्ट्रेस मंदाकिनी, जो कि एक समय पे दाऊद के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद जब उनकी और दाऊद की फोटोज बाहर आने लगी तो एक्ट्रेस मंदाकिनी को बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो गया। और सिर्फ मंदाकिनी ही ऐसी नहीं थी जिनकी फोटोज दाऊद के साथ मिली हैं, बल्कि बहुत से ऐसे एक्टर भी हैं जिनके फोटोज दाऊद के साथ पाए गए हैं, जैसे कि आप अनिल कपूर का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगर हम कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो उनका तो ये भी कहना है कि जैकी दादा का भी दाऊद से कनेक्शन था। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि फिल्मों में आने से पहले जैकी भी एक गुंडे ही थे और फिल्मों में आने के बाद भी उनकी इमेज में ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं। वो फिल्मों में आने के बाद भी दाऊद के कांटेक्ट में रहते थे। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा कुछ उन्होंने खुद तो कंफर्म नहीं किया, बट सूत्रों का तो यही मानना है। तो गाइज, अभी तक तो हमने उन लोगों के बारे में बात की जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ था, पर अब बारी है उन कुछ बहादुर सेलिब्रिटीज की जिन्हें इन गैंगस्टर्स एंड माफिया के साथ काम करने के बजाय मरना मंजूर था। और इन्हीं कुछ बहादुर लोगों की लिस्ट में पहला नाम आता है शाहरुख खान का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जनवरी 1997 में मुकेश भट्ट को एक फोन कॉल आता है कि उनकी आने वाली फिल्म के लीड एक्टर पे एक शूटर का निशाना है, और वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान थे। और ये सब हुआ क्यों था, इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि उस टाइम पे जितने भी बड़े माफिया और गैंगस्टर्स हुआ करते थे, वो अपना काला धन सफेद करने के लिए इन फिल्मों में पैसा लगाया करते थे। हालांकि एक्टर्स को ये बात पता होती थी, पर फिर भी वो उन फिल्मों में काम किया करते थे। पर शाहरुख खान उन एक्टर्स में से नहीं थे। उन्होंने ऐसी किसी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इन गैंगस्टर्स ने अपना निशाना बना लिया था और उनके पीछे एक शार्प शूटर भी लगा दिया था, जो और कोई नहीं बल्कि अब्बू सालेम था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी शाहरुख खान अपनी बात पर टिके रहे और मीडिया में उनका एक बयान भी आया था कि गोली मारनी है तो मार दो, पर मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, मैं पठान हूँ। और इस बयान के बाद लोगों के अंदर शाहरुख खान के लिए प्यार और रिस्पेक्ट दोनों दुगनी हो गई। और अब अगर गोली मारने की बात आ ही गई है तो हम राकेश रोशन को कैसे भूल सकते हैं। ये बात तब की है जब उनकी फिल्म कहो ना प्यार है हिट हुई थी, जिसके बाद उस समय के एक जाने माने गैंगस्टर ने उनसे पैसे मांगे, जिसे देने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद उनके ऊपर गोलियों से हमला कर दिया। My father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay, we shot it. पर सलाम है उनकी बहादुरी को कि इतने बड़े हमले के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी गैंगस्टर या माफिया के लिए कभी काम नहीं किया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही पूरी वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।
और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको जानना है बॉलीवुड में होने वाली प्लास्टिक सर्जरी की डार्क साइड, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं सार। अगर आपको सही लगे तो आप राइट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा सलाम।